ओके गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी4 रिलेटेड डिजीज। यहाँ पे जो बज़वर्ड है, जो कीवर्ड है, दैट वुड बी हिस्टोपैथोलॉजी की फाइंडिंग दी होगी, दैट इज स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस। अब वो स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस, ये जो स्वर्लिंग मास का आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे हम देखेंगे उसको स्टडी करते हैं। देखिए, मैं अगर आपको ये एक्सरे दिखाऊं तो इसमें तो एक बड़ा वेल डिफाइंड सा मास दिखाई दे रहा है। तो मैंने पेशेंट को बोला कि मुझे लग रहा है कि ये कोई लंग ट्यूमर हो सकता है। पर जब मैंने वर्कअप किया तो पता चला कि ये लंग ट्यूमर नहीं है। आप सोचिए पेशेंट के फेस पे कितना बड़ा रिलीफ होगा। एज अ डॉक्टर भी आप कितना रिलैक्स फील करेंगे पेशेंट को बताते हुए कि मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि आपको एक लंग ट्यूमर है, लेकिन वो लंग ट्यूमर नहीं निकला। और पेशेंट कह रहा है कि सर ये क्या चीज़ थी, तो आपने बोला ये एक इन्फ्लामेटरी सूडो ट्यूमर है। मतलब देखने में ट्यूमर जैसा है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लंग मास। हो सकता है कि प्लूरल एफ्यूजन भी कर दे, मुझे लगा अडीनोकार्सिनोमा की वजह से है, लेकिन फाइनली निकला एक इन्फ्लामेटरी सूडो सूडो ट्यूमर, जिसका जो दूसरा नाम लिखा हो सकता है दैट इज ट्यूमेफैक्टिव लीजन्स। एक और ऐसा ही हम इमेज देखते हैं जिसमें आप बड़ा सा पैंक्रियास देख पा रहे हैं ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल सीटी स्कैन। और ये जो बड़ा सा पैंक्रियास है इसको हम सॉसेज पैंक्रियास भी बोलते हैं। तो बिकॉज ये बड़ा सा पैंक्रियास है तो मुझे तो ये लगा कि भाई इसको पैंक्रियाटिक अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है। और मैंने पेशेंट को बताया कि भाई लाइफ स्पैन तो कार्सिनोमा पैंक्रियास में रिलेटिवली लेस होता है, गार्डेड तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आप देखिए, जब आगे हम वर्कअप करेंगे और जब रिपोर्ट में आएगा कि ये तो एक सूडो ट्यूमर ऑफ द पैंक्रियाज है, सो यू कैन अगेन इमेजिन द रिलीफ एंड रिलैक्सेशन दैट यू एज अ डॉक्टर विल फील एंड द पेशेंट विल ऑल्सो फील, कंसिडरिंग कि भाई हम कहाँ ट्यूमर की बात कर रहे थे, लेस एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे, और आप बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड से ठीक हो जाएगा, रिटुक्सीमैब से ठीक हो जाएगा। तो ये ट्यूमेफैक्टिव लीजन्स क्रिएट करने वाला एक पर्टिकुलर डिजीज है। और इसमें मेन जो जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आते हैं, इसका जो मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो हिस्टोपैथोलॉजिकल है। तो उसमें वो खुद ही मेंशन कर देगा प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन। वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी4 ना भी लिखे पर लिखेगा प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन। और साथ में मेंशन करेगा ये जो स्टोरी फॉर्म फाइब्रोसिस। ये स्टोरी फॉर्म फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, तो पूरा ये जैसे आप देख रहे हैं स्वर्लिंग मास, जैसे आइसक्रीम नहीं होती वो स्वर्लिंग मास ऑफ आइसक्रीम जैसे है, तो वैसे ही यहाँ पे रैंडमली जो है फाइब्रोब्लास्ट अरेंज हो रहे हैं, स्पेंडल शेपेड फाइब्रोब्लास्ट अरेंज्ड इन अ रोल्ड पैटर्न, स्पाइरल पैटर्न में, रैंड जैसे रिबन नहीं होता, रिबन के जैसे अलग अलग डायरेक्शन में ये मल्टीपल फाइब्रोब्लास्ट अरेंज्ड हैं। और साथ में इवन वेन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम ऑब्लिटरेटिव फ्लेबाइटिस बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन में प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन और साथ में स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस से हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी4 डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूजुअली जो प्रेजेंटेशन होगी वो एक मिडल एज मेल होगा, उसकी प्रेजेंटेशन होने वाली है ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस की, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। भाई पैंक्रियास की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो पैंक्रियास जब डैमेज होगा तो जो उसका एक्सोक्राइन कंपोनेंट है दैट इज अमाइलेज लाइपेज नहीं होंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया, वेट लॉस, टेटोरिया जैसे फीचर आएंगे। अगर एंडोक्राइन कंपोनेंट भी इस ट्यूमेफैक्टिव लीजन की वजह से इन्वॉल्व हो गया, बीटा सेल मास कम हो रहा है, तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि सॉसेज पैंक्रियास जो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अगर उसका जो मास इफेक्ट है उसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट दब जाएगा, तो कॉमन बाइल डक्ट दबने की वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। पॉइंट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे ये ट्यूमेफैक्टिव लीजन बढ़ेगा, एक्सोक्राइन कंपोनेंट अफेक्टेड हो गया तो अमाइलेस लाइपेज नहीं है, तो डायरिया का कंपोनेंट, स्टेटोरिया का कंपोनेंट। अगर ये ट्यूमर का साइज इंक्रीज होगा तो ये कॉमन बाइल डक्ट को दबाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और क्रिटिकली अगर ये बीटा सेल का पूरा डिस्ट्रक्शन ही कर दे लोकल ग्रोथ की वजह से, देन डायबिटीज मेलाइटिस कैन अकर इन अ पेशेंट। वैसे ही ये ट्यूमर जो है ये सलाइवरी ग्लैंड्स में हो सकता है, ये लेक्राइमल ग्लैंड्स में हो सकता है, ये बिलियरी ट्रैक्ट में होकर कोलेंजियोकार्सिनोमा के फीचर्स को मिमिक कर सकता है, या फिर ईएनटी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ नेजल पॉलिप्स, अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशंस तो बहुत सारे हैं, तो मैं उनको आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि ये जो फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ट्यूमेफैक्टिव लीजन्स हैं, वो इवन इस पर्सन के पिट्यूटरी को डैमेज कर देंगे, तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। फिर इस पेशेंट में सलाइवरी ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हो सकता है, तो मैं इसको सलाइवरी सूडो ट्यूमर बोलूंगा, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि भाई इस पेशेंट को प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होगा। फिर मुझे लगा कि अच्छा वो तो बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट वाला म्यूकोएपिडर्मोइड कैंसर या एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा हो सकता है। लेकिन जब हमने सब्सिक्वेंटली बायोप्सी की रिपोर्ट देखी तो उसमें तो स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस आ रहा था। वैसे इन पेशेंट्स का थायराइड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, दैट वुड बी स्टोनी हार्ड कंसिस्टेंसी इन द थायराइड ग्लैंड, देयर वुड बी थायराइड मास, it would be stony hard in consistency which would be Riddle's thyroiditis. Then even the lungs can be involved, वो तो खैर मैंने बोला ही था कि भी लंग में तो मैंने एक्सरे दिखाया था जिसमें एक बड़ा सा मास दिखाई दे रहा था, और इसमें साथ में पर्सन को प्लूरल एफ्यूजन प्रेजेंट हो सकती है। सो लंग सूडो ट्यूमर वुड बी प्रेजेंट एंड इट कैन बी very close to the pleura, it will irritate the pleura, so therefore they can be like pleural effusion occurring in the patient that can cause breathing difficulty. फिर aorta की involvement हो सकती है, so they can be aortitis.
The pancreas wala involvement I've already spoken about. This is where the pancreas would be. So there would be like a sausage pancreas causing exocrine endocrine का damage present. So I'll just write the word sausage only. But उसकी जो manifestations है exocrine, endocrine और mass effect वाले मैं already बता चुका हूँ. Then the bad news is कि retroperitoneal fibrosis ये कर सकता है. और अगर ये ट्यूमिफैक्टिव लीजन यूरेटर को दबा देगा और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस करेगा तो उसकी वजह से पर्सन को हाइड्रोयूरेटर और फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस भी डेवलप हो सकता है. तो एक वेरी वाइड रेंज ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैन बी सीन इन दिस पेशेंट. तो देयरफॉर जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी या यूरोपियन वाला जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें टोटल 4 क्लासेस हैं जिसके बेसिस पे हम इन पेशेंट्स का डायग्नोसिस करते हैं. और डायग्नोसिस के लिए वो बोलता है कि कम से कम इस पेशेंट को 20 पॉइंट स्कोर करने होते हैं. तो अब वो मैं स्कोरिंग पैटर्न में नहीं जा रहा, लेकिन मैं मेन ब्रॉड कैटेगरीज को डिस्कस कर रहा हूँ. जैसे मैंने एसएलई में बोला था 10 पॉइंट होने चाहिए, यहाँ पे 20 पॉइंट होने चाहिए फॉर डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द एसीआर क्राइटेरिया. तो पहले तो क्लिनिकल क्राइटेरिया है. क्लिनिकल क्राइटेरिया ये वाले जो मैंने एक्सप्लेन किया जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है सॉसेज पैंक्रियास को, मतलब मैक्स पॉइंट्स होते हैं. तो क्लिनिकल क्राइटेरिया में तकरीबन 12 नंबर होते हैं और उसमें मैक्स जो हाईएस्ट रेटिंग वाला होता है उसको सिलेक्ट करना होता है. तो यूजली पैंक्रियास की इन्वॉल्वमेंट मिलती है. फिर उसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग होनी चाहिए जो स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस और इम्यूनोग्लोबुलिन G4 पॉजिटिव प्लाज्मा सेल्स की मैंने बात करी. उसका तीसरा पॉइंट होता है कि हम यहाँ पे लेवल्स चेक करेंगे, ब्लड में लेवल चेक करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन G4 का, जिसका लेवल ग्रॉस एलिवेशन या माइल्ड एलिवेशन हो सकता है. एंड ये तो भाई डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है कि आपको रूल आउट करना है कि देर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी ट्यूमर. हम एफडीजी पेट स्कैन कराएंगे. देर इज नो कैंसर, कोई मेट्स नहीं है. इन्फेक्शन, वास्कुलाइटिस और ऑटोइम्यूनिटी. आई रिपीट अगेन, कैंसर, इन्फेक्शन, वास्कुलाइटिस और ऑटोइम्यूनिटी को रूल आउट करना है. तो ये 4 चीज़ें, 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे फाइनली अगर टोटल पेशेंट का स्कोर 20 पॉइंट्स के बेसिस पे आता है, जो इसके लिए ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे कि पर्सन को इम्यूनोग्लोबुलिन G4 रिलेटेड डिजीज़ है और इसके इलाज के लिए हम स्टेरॉइड्स और रिटुक्सीमैब को यूज़ करते हैं. अब एक सवाल करते हैं इसके टॉपिक पे बेस्ड कि एक पेशेंट आया जिसको 55 साल उम्र थी, कफ था, चेस्ट डिस्कम्फर्ट था. तो भाई मुझे तो लगा कि भाई कफ है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है तो लंग में इन्फेक्शन हो सकता है. जब एक्सरे करा तो एक बड़ा सा मास दिखाई दे रहा है. तो आई फर्स्ट थॉट कि भाई ये जो ह्यूज लंग मास यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस कुड बी अ ट्यूमर दैट डेवलपिंग इन द लंग ऑफ दिस पेशेंट. लेकिन जब हमने बायोप्सी करी तो उसमें स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस आ रहा था. तो उसने बोला कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. तो सूडो ट्यूमर निकल गया. तो इसके इलाज के लिए तो स्टेरॉइड्स यूज करना है, स्टेरॉइड्स के साथ में रिटुक्सीमैब कर सकते हैं. तो बाकी सबको कोई रोल नहीं है. तो दिस वाज लाइक अ क्विक शॉर्ट टॉपिक, बट लाइक क्योंकि एमसीक्यू में इसके बारे में पूछा जा सकता है, खासकर स्टोरीफॉर्म फाइब्रोसिस, इम्यूनोग्लोबुलिन G4 पॉजिटिव, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक सेल इन्फिल्ट्रेशन are those keywords that would help you solve this particular topic. Thank you so much for hearing me out. Keep hammering, guys, and you're gonna do great.